नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। इस वक्त पाकिस्तान में जबरदस्त सियासी ड्रामा चल रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने कल आधी रात के बाद इमरान खान को जेल से निकाला। पूरे शहर की स्ट्रीट लाइट्स ऑफ कर दी गई। सुरक्षा के तामझाम के साथ गाड़ियों का काफिला इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल पहुंचा। दर्जनों रिपोर्टर्स थे, कैमरे थे, इमरान खान की पार्टी के नेता थे, लेकिन पता चला कि काफिले में इमरान खान थे ही नहीं। इमरान खान को तो चुपचाप दूसरे सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया। इस हॉस्पिटल की लाइट काट दी गई। टॉर्च की रोशनी में इमरान खान के आई चेकअप का नाटक हुआ और वहां से उन्हें फिर अडियाला जेल भेज दिया गया। पाकिस्तान की सरकार ने दावा किया कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर दिया है। इमरान खान के सारे चेकअप हो गए हैं। खान साहब बिल्कुल तंदुरुस्त हैं, किसी को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन इमरान खान की बहन ने पूरी सच्चाई दुनिया के सामने बयां कर दी। उन्होंने बताया कि इमरान खान की आंख पर पट्टी थी, उनका चेहरा सूजा हुआ था। तन्हा सेल में रखने से इमरान के दिमाग पर असर होने लगा है। उन्हें यह भी नहीं मालूम था कि अगस्त का महीना चल रहा है या जून जुलाई है। इमरान की बहन ने बताया कि इमरान खान को जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार इमरान खान की जान लेना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान की सेहत को सियासी मुद्दा बनाना, इमोशनल बातें करके पब्लिक को भड़काना गलत है। लेकिन सवाल तो यह है कि क्या पाकिस्तान की सरकार सुप्रीम कोर्ट का हुक्म भी नहीं मानेगी? क्या सरकार को लगता है कि इमरान खान जनरल मुनीर को डील कर सकते हैं? शहबाज शरीफ की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ताक पर रखा गया। पाकिस्तान के अंदर हालात कैसे हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आपको ये बता दूं कि कल रात के अंधेरे में शहबाज सरकार ने क्या क्या गुल खिलाए। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने इमरान खान को इस्लामाबाद के शिफा हॉस्पिटल में एडमिट कराने का हुक्म दिया था। शहबाज शरीफ की सरकार की रिव्यू पिटीशन खारिज कर दी गई। इसलिए पाकिस्तान सरकार ने मजबूरी में आधी रात के बाद इमरान खान को अडियाला जेल से निकाला। लेकिन शिफा हॉस्पिटल के बजाय इमरान खान को सरकारी हॉस्पिटल PIMS में ले जाया गया। जंगल के रास्ते हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि डॉक्टर्स के पैनल में इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़्मा खान भी रहेंगी, इसलिए सरकार ने डॉक्टर उज़्मा खान को भी एक गाड़ी में बैठाया, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि इमरान खान को कहां ले जा रहे हैं। रास्तों की लाइट्स बंद थी। जिस PIMS हॉस्पिटल में इमरान खान को इलाज के लिए लाया गया, उस हॉस्पिटल में भी पावर काट दी गई। उज़्मा खान को बताया गया कि PIMS में इमरान खान की आंखों का रूटीन चेकअप होगा, उसके बाद उन्हें शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन आंखों के टेस्ट के बाद इमरान को वापस अडियाला जेल पहुंचा दिया गया। शहबाज सरकार के अफसरों ने डॉक्टर उज़्मा खान को मीडिया के सामने मुंह न खोलने की हिदायत दी। उनसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इमरान के परिवार वाले मीडिया से बात नहीं कर सकते, न कोई बयान दे सकते हैं। अगर उज़्मा ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ सरकार एक्शन लेगी। लेकिन उज़्मा खान और इमरान की दूसरी बहन नूरी नियाजी कैमरों के सामने आई। उन्होंने कहा, जब शहबाज शरीफ की सरकार जुल्म की इंतहा कर रही है, जब सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की तौहीन कर रही है, तब वो कैसे चुप रह सकती हैं? आवाम को सच बताना उनका फर्ज है। तो जब ये चलते गए और एक सामने पुलिस की कार थी और एक हमारी जो जिस कार में मैं थी पीछे, तो कोई जंगल जैसी जगह से, मैं कहा ये क्या जगह है, अंधेरा है, तो कहते हैं ये पिम्स है। मैं कहा यहाँ किससे लेके आए हैं? कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शिफा इंटरनेशनल लेके जाना। कहते हैं असल में जी यहाँ उनकी फॉलोअप होना है उनकी आंख का, तो इसलिए चेकअप होना है, तो यहाँ लेके आए हैं। फिर उनको निकाला, उनको अच्छा अंधेरा, सब कुछ अंधेरा था, कुछ लोग अंधेरे में कुछ नजर आ रहे थे और टोटल डार्कनेस। फिर मैं ऊपर गई तो वहाँ इमरान खान बैठे थे। वो भी ज़रा सरप्राइज से मुझे, खैर वो उठे, वो इतने शॉक में, वो जो भी उनके साथ डॉक्टर थे उनको कहते कि ये
मेरी बहन 10 मिनट में मैं इसको मिल रहा हूँ, 10 महीने बाद मैं मिल रहा हूँ। उन्हें प्यार किया मुझे। फिर वापस हम चले गए एक और जगह। उन्होंने कहा जी अब इनको इंजेक्शन लगता है, इनका इंजेक्शन का टाइम है। और उन्होंने दूसरा टेस्ट किया कि आंख इम्प्रूवमेंट है, हेमरेजेस होते हैं, कहते हैं हेमरेजेस बेहतर हो गए हैं। तो हम कहते हैं जब हम शिफा जा रहे हैं, मैं कहा हाँ हाँ। अब मैं भी समझी कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, मैं कहा नहीं अब हम यहाँ से आपकी आंख दिखाने आए हैं। तो हम वहाँ शिफा जा रहे हैं। खैर फिर हम वहाँ, अच्छा फिर हम वहाँ, हमने कहा चले हम शिफा जाने लगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा शिफा, तो मैं उसको डीएसपी को, मैं को ये कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? कहता पिम्स जाके बताया मुझे जगह। मैं कहा क्या जगह? कहता पिम्स। मैं कहा सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन है, आप उसको ये कंटेम्प्ट होगा अगर आप नहीं लेके जाओगे। कोई जवाब नहीं देते। फिर जब वापस फिर सब अडियाला। उज़्मा खान ने कहा कि इमरान खान की हालत बहुत ख़राब है। वो बार बार बता रहे थे कि जेल में उन पर जुल्म हो रहे हैं, उनको मेंटली भी टॉर्चर किया जाता है। उज़्मा खान इमरान खान के बारे में बात करते हुए बार बार रोईं, कई बार उनका गला भराया। उज़्मा ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत इमरान से डरती है क्योंकि अवाम इमरान के साथ है, इसीलिए जेल में इमरान को मारने की साजिश हो रही है। वो बार बार एक ही चीज़ उन्होंने कही, कहती मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरे साथ मेरा इतना मुझे टॉर्चर कर रहे हैं। मुझे कहते हैं एक कोई और डॉक्टर भी आता, उसने कहा था ह्यूमन कांटेक्ट नहीं होने की वजह से इनको इनकी तबीयत ख़राब होती है। कहते 10 महीने से मेरे पास, कहते ना रीडिंग मटेरियल ना टीवी। कहते जब मैं कहते जून, अब उनको डेट, कहते जुलाई, उनसे पूछे बताओ मैं कब, मेरा जुलाई में था। कहते मेरा सर में कुछ होने लग गया। जेल के डॉक्टर्स थे, वो इनको कहें, कहते कोई सुनता ही नहीं था, कहते कोई मेरी परवाही नहीं करता था। फिर जो कहते 10th को जो डॉक्टर आए, उन्होंने मुझे बताया कि आपको सॉलिटरी में रखा गया है और आपको जो मेंटल टॉर्चर किया गया है ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, और आपको जो बिल्कुल ह्यूमन कांटेक्ट, उसकी वजह से ये आपको ब्लड प्रेशर नहीं है, ब्लड हाइपरटेंशन वो नहीं है, ये आपको एंजाइटी जो इतनी सवेयर है उसकी वजह से आपको ये ब्लड प्रेशर आपका होता है। बार बार मुझे कहें बताओ उनको कि मेरे साथ कितना जुल्म कर रहे हैं, ये बताओ मेरे साथ ये इंसान नहीं है। कहते कोई इंसानों के साथ ऐसे कर सकता है? कहते बुशरा बीबी के साथ भी उन्होंने सॉलिटरी में रखा हुआ है। कहते ये इंसान नहीं है जो कर सकते हैं। कहते कौन किसके साथ ऐसे कर सकता है? और वो बार बार मुझे कहें कि जाके मैंने उनको बताया कि मैं कह नहीं सारी कौम आपके साथ है, आप मैं कह सारी कौम आपके लिए साथ है, आप फिक्र ना करें। और मुझे बाहर कहते ये जुल्म कर रहे हैं मेरे पे। लेकिन आज पाकिस्तान की पूरी सरकार ये साबित करने में लगी रही कि इमरान खान के परिवार में झूठ बोल रहे हैं, इमरान की सेहत की बात करके पब्लिक को भड़का रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर तारिक फजल ने किस कदर झूठ बोला, ये सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि वहां इमरान खान की सेफ्टी को खतरा था। तारिक फजल का दावा है कि शहबाज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान किया है, जिसमें कोर्ट ने सरकार को इमरान खान की सेफ्टी इंश्योर करने का आदेश दिया था, इसलिए सरकार उन्हें भीड़ भाड़ से दूर दूसरे हॉस्पिटल में ले गई थी। देखिए, शिफा हॉस्पिटल की में तमाम तर तैयारी जो है वो मुकम्मल थी, लेकिन वहाँ पे आपके मीडिया के लोग, आपकी चैनल्स की गाड़ियाँ, उनकी अपनी पार्टी के लोग इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे हो गए थे कि इंतज़ामिया के लिए उन हालात को कंट्रोल करना, और इमरान खान जब वहाँ पे आते तो यकीनन वहाँ पे जो माहौल है उसमें मज़ीद तनाव पैदा होता। इसलिए फ़ैसला किया गया कि डॉक्टर्स की वो टीम जिसने शिफा हॉस्पिटल उनका मुआयना करना था उसे दावत दी जाए और प्रेम्स में उनका मुआयना हो, जो कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक इसलिए है कि उनकी सिक्योरिटी को भी फूल प्रूफ बनाना ये भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है और गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। लेकिन फिल वाक़या गवर्नमेंट को ना कोई प्रॉब्लम है, ना किसी तरह की कोई इस फैसले के बाद कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है कि हमें उसमें कोई टेंशन है। हम अपना काम कर रहे हैं। अगर सरकार की नीयत साफ होती तो रात के अंधेरे में इमरान को जेल से निकालने की क्या ज़रूरत थी? अगर सरकार की नीयत साफ थी तो शहर में पावर कट क्यों किया गया? क्या 2-3 घंटे में इमरान खान के सारे चेकअप हो गए?
सूरज उगने से पहले इमरान खान को वापस जेल क्यों भेजा गया? इन सारे सवालों के जवाब शहबाज शरीफ के मंत्रियों के पास नहीं है, इसीलिए इमरान खान के सपोर्टर्स गुस्से में हैं। खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर सोहेल अफरीदी ने कहा, अब पाकिस्तान में कानून का कोई मतलब नहीं है, सरकार ही सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की नाफरमानी कर रही है, इसलिए अब आगे क्या होगा ये अवाम तय करेगी। जो कल का रवैया रहा है इंतजामिया का और हुकूमत का, ये इंतहाई अफसोसनाक है। सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के ऑर्डर को कल रद्दी की टोकरी में एक दफा फिर फेंका गया। मैं बार बार यही एक बात कह रहा हूं कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया ही इंसाफ नहीं करेगी, अदलिया ही अपने फैसले इंप्लीमेंट नहीं करेगी, तो फिर आवाम किस तरफ जाएगी? और इमरान खान साहब तो कोई छोटा इंसान नहीं है, वो पाकिस्तान का सबसे मकबूल तरीन लीडर है। उसकी जमात पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। अगर इमरान खान साहब के साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है तो फिर आम पाकिस्तानी की हैसियत क्या रह जाती है? वो किस तरफ जाएगा? आम पाकिस्तानी अपने लिए इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा कि इमरान खान साहब के जैसे इंसान के साथ ये रवैया रखा जा रहा है? और 3 जजेस वो बाकायदा हुक्म करते हैं कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में हो, लेकिन ये इतने जहनी और इखलाकी पिस्ती के वो नीचे वाले दर्जे तक पहुंच चुके हैं कि इनको अदालतें और जजेस भी इंसान के बच्चे नजर नहीं आते। इनको खौफ ही नहीं है, डर ही नहीं है किसी चीज का। इनको यह खौफ भी नहीं है कि ये तौहीन अदालत कर रहे हैं। अभी तो हमारी सारी उम्मीदें जजेस से हैं, ये जजेस की तौहीन की गई है, ये सुप्रीम कोर्ट की तौहीन की गई है। ये जजेस जो हैं अभी फैसला करें कि या अदालतों को ताले लगाने हैं, अदालतें बंद करनी है, या जो है अपने फैसले इंप्लीमेंट करने। ये 2 बातें। लेकिन पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान के परिवार वाले बेवजह शोर मचा रहे हैं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया है, इमरान खान की मुलाकात बहन से करवाई है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि खान साहब फिट हैं, रोज वर्जिश करते हैं, मजे से खाते हैं। शहबाज शरीफ की सरकार खान साहब का पूरा ख्याल रख रही है। और इसके बाद ख्वाजा आसिफ के मुंह से दिल की बात भी निकल गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान की हुकूमत ने उन्हें भी जेल में डाला था, उनके साथ ज्यादती की थी, इसलिए इमरान खान ने जो बोया था वही काट रहे हैं। कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। इसलिए सेहत जो है उसको इशू बनाना जो है, मैं समझता हूँ थोड़ी सी ओवर पोलिटिसाइजिंग द इशू समझा जाएगा। मैं जेल में था तो उन्होंने कहा जी कि आपको हर्निया का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मुझे जिन्ना हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। मैंने डिमांड भी नहीं की थी कि मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाए, मुझे पता था कि ना हो जानी है। मैं जब वहां पे मेरा ऑपरेशन हो रहा था, वहां पे उसी हॉस्पिटल का जो साइकाट्रिस्ट था उसकी ड्यूटी लगी हुई थी कि खान साहब ने जो है वीडियो मांगी है कि मेरा वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा। मुझे अफसोस होता है ये कहते हुए कि उस जमाने में गिरावट की इंतहाई जो लोएस्ट लेवल जो है उसके ऊपर गिरे गए। हमारी मुश्किलात, हमारी जो आजमाइश थी, हमारी जो बीमारी थी या सेहत थी, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये टिट फॉर टैट है, लेकिन मैंने साथ पहले बता दिया है कि उनकी हमशीरा की, मोहतरमा की वह उनसे मुलाकात हुई है। इसलिए अननेसेसरीली पॉलिटिसाइज करना बीमारी को कि जी वो सीरियस हैं, उनको अस्पताल में भेजा जाए। हुक्म था कि अस्पताल में ले जाया जाए, वहां पे ले जाया गया उनको। लेकिन मैं आपको बिल्कुल हल्फन कहता हूं कि उनको सेहत को कोई मसला नहीं है। आंख का मसला था, अल्लाह के फजल से वो सेहतयाब हो चुके हुए हैं। बाकायदा 3 घंटे वो वर्जिश करते हैं। खाना भी माशाल्लाह, मुझे खुद, मैं आई विटनेस हूँ, खाना वो बड़ी एक सेहतमंद शख्स की तरह खाते हैं, हमेशा से खाते हैं, आज भी खा रहे हैं। लेकिन ये दुनिया की रीत है और ये अल्लाह ताला जो है ये दिखाता है इंसानों को, और वो याद दिलाता है कि जब आप इक़्तिदार में होते थे तो आपने क्या किया था। लेकिन इमरान खान की पार्टी के एमपीज ने
सेनेट में हुकूमत के दावों को सफेद झूठ बताया। पीटीआई के चेयरमैन गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान से हुकूमत डरती है, इसीलिए उन्हें जेल में टॉर्चर किया जा रहा है। गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान पठान हैं, जुबान के पक्के हैं, वो न तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सियासी फायदा उठाएंगे और न ही अपनी जान बचाने के लिए सरकार के सामने झुकेंगे। हमने इतना कहा कि अगर कन्विक्टेड क्रिमिनल भी है उसका भी राइट है कि वो अपने फैमिली मेंबर से मिले। जनाब स्पीकर, हमने तो इतना कहा कि रूल्स को छोड़े, कानून आईन को छोड़ दे, एक आम कैदी की तरह उसका जो राइट है वो तो दे दे। अगर आप उसको राइट नहीं देते, मैं तो एज ए चेयरमैन ये कहता हूं मेरा हक नहीं बनता कि आपके साथ इस हाउस में मस्जिद में बैठूं, इनका भी नहीं बनता। हम भी आपके साथ हैं। हमारा लीडर ऐसा है, मैं आपको यकीन से कहता हूं, 3 दिन रखे, चौथे दिन उसने कहना मुझे किसने इस हॉस्पिटल में रखा है, मैंने जाना है। हमने कहा है खान 1 सेकंड इलाज और इसके टेस्ट से ज्यादा हॉस्पिटल में नहीं रहेगा, वो डील वाला बंदा नहीं है। हमारे वर्करों पे आज का दिन बहुत भारी है, रात का दिन बहुत भारी रहा है। ये इल्ज़ाम तो सही है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने इमरान खान पर बहुत जुल्म किए हैं। 9 महीने तक उनको अपनी बहनों से न मिलने देना एक शर्मनाक हरकत है। इमरान को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के बजाय उन्हें वहां से जाने से रोकना एक सियासी चाल है। इमरान को आई चेकअप के लिए अंधेरे में ले जाना एक नापाक हरकत है। अब पाकिस्तान में अटकलों का बाजार गर्म है। कुछ जानकारों का दावा है कि जनरल मुनीर ने इमरान खान को इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर भेजने का ऑफर दिलवाया था और इसके लिए कुछ शर्तें लगाई थी, लेकिन इमरान ने यह ऑफर ठुकरा दिया। इमरान जानते हैं कि उनके पाकिस्तान में मौजूद होने से जनरल मुनीर और शहबाज शरीफ दोनों डरते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि जनरल मुनीर इमरान को जेल से बाहर नहीं आने देंगे। वो इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, फर्जी मेडिकल रिपोर्ट बनवा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलवा सकते हैं। पाकिस्तान में फौज के आगे किसी की नहीं चलती। अब अपने देश की बात करते हैं। आज राहुल गांधी ने एक बार फिर छात्रों के कंधे पर बंदूक रखकर सरकार पर निशाना साधा। संसद मार्ग थाने में दिन भर ड्रामा किया। राहुल गांधी उस स्टूडेंट को साथ लेकर सुबह करीब 11:30 बजे घर से निकले जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन के छर्रों से घायल हुआ था। इस केस में एफआईआर दर्ज कराने की मांग लेकर राहुल पहले कनॉट प्लेस पुलिस स्टेशन गए। वहां कोई बड़ा अफसर नहीं था, इसलिए संसद मार्ग थाने पहुंच गए। यहां डीसीपी सचिन शर्मा और दूसरे बड़े अफसर मौजूद थे। राहुल ने पुलिस अफसरों से कहा कि साहिल लोचब पैलेट गन से घायल हुआ, उसकी आंख की रोशनी चली गई है, दिल के पास अभी कुछ छर्रे फंसे हुए हैं, इसलिए इस मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए। पुलिस अफसरों ने समझाया कि जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट को लेकर सारे मामलों की जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। साहिल लोचब की शिकायत भी क्राइम ब्रांच को भेज दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। इसलिए फिलहाल दिल्ली पुलिस इस मामले में कुछ खास नहीं कर सकती। लेकिन राहुल गांधी अड़ गए। उन्होंने पुलिस वालों से कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, उन्हें एफआईआर की कॉपी नहीं मिल जाएगी, वो वहां से जाने वाले नहीं हैं, थाने के बाहर धरने पर बैठे रहेंगे। 20 दिन 30 दिन 50 दिन 6 महीना वहीं बैठूंगा। It's legal. He's requesting an FIR. Sir, already No. He is requesting an individual FIR for this bullet, for the pellet injuries. Okay, very simple. You are not doing it, sir. Okay. जब राहुल गांधी पुलिस से उलझ रहे थे, उसी वक्त प्रियंका गांधी और कांग्रेस से बड़े नेता और सांसद पुलिस स्टेशन पहुंच गए। एनएसयूआई के वर्कर थाने के बाहर जमा हो गए, नारेबाजी होने लगी। राहुल भी पुलिस स्टेशन में धरने पर बैठ गए। 7 घंटे तक वहीं जमे रहे। इसके बाद पुलिस ने राहुल की जिद पर अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर की कॉपी राहुल गांधी को दे दी। राहुल ने इसे जीत की ट्रॉफी की तरह लहराया। उन्होंने कहा कि अमित शाह ने पुलिस अफसरों को एफआईआर करने से रोका था। बाद में होम मिनिस्ट्री से ग्रीन सिग्नल मिलने पर एफआईआर दर्ज हुई। ये पहली जीत है, लेकिन ये लड़ाई इंसाफ मिलने तक रुकेगी नहीं। ये न्याय का पहला कदम है। केस लॉन्च हुआ है। 11:30 बजे हम यहाँ आए। 1 महीने से ये घूम रहे हैं। 11:30 बजे आए,
अभी 6:30 बज गए हैं, पौने 7 हो गए, तब जाके FIR फाइल की। ये न्यू दिल्ली, बिल्कुल दिल्ली के बीच में पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे न्याय नहीं मिल रहा है। अब इमेजिन कीजिए गांव के किसी पुलिस स्टेशन में या छोटे से शहर के किसी पुलिस स्टेशन में क्या होता है। हमने यहाँ पे कोई गलत काम नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हिंदुस्तान के नागरिक के लिए, उसकी माँ के लिए, उसके पिता के लिए न्याय मांगा है और उसके लिए 8 घंटे लग गए। और फाइनल, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, फाइनल परमिशन फाइनल होके होम सेक्रेटरी और अमित शाह जी को देना पड़ा, तब इन्होंने जाके फाइनल FIR दिया है। तो आप समझ जाइए FIR रोक कौन रहा था। राहुल FIR की कॉपी लेकर संसद बाग थाने से चले गए, लेकिन उन्होंने अमित शाह का नाम लिया था, आरोप लगाया था। तो राजनाथ सिंह, JP नड्डा, गिरिराज सिंह, रविशंकर प्रसाद और स्मृति ईरानी जैसे बीजेपी के बड़े नेताओं ने राहुल गांधी के रवैये की कड़ी आलोचना की। JP नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी इस तरह का ड्रामा फुटेज खाने के लिए करते हैं, वो कैमरा जीवी हो गए हैं। नड्डा ने कहा कि राहुल ने आज जो हरकत की है उससे साफ है कि वो खुद को नियम कानून से ऊपर मानते हैं। राहुल न संविधान का सम्मान करते हैं न सुप्रीम कोर्ट के आदेश का। राहुल गांधी जी का आज का यह धरना न तो छात्रों के लिए है और न ही न्याय के लिए है। यह कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक हताशा का प्रतीक है और राहुल गांधी की फुटेज खाने की भूख है। पूरा देश जानता है कि 20 जुलाई की घटना को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही संज्ञान ले लिया है और पूर्व जज की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन भी किया गया है। जब देश की सबसे बड़ी अदालत मामले की जांच कर रही है, तो आज थाने के बाहर जाकर कैमरे के सामने बैठकर राहुल गांधी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या नेता प्रतिपक्ष का देश की न्यायपालिका पर विश्वास नहीं है क्या? सच्चाई यह है कि राहुल गांधी खुद को सुर्खियों में जिंदा रखने के लिए यह कैमरा जीवी ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में DCP ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। DCP ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वह उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी राहुल गांधी की हरकत से खफा दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वंदे मातरम का अपमान किया, इससे देश भर में राहुल गांधी के खिलाफ नाराजगी है। इससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए राहुल ने यह सारा ड्रामा रचा। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल कुछ भी कर लें, लेकिन वंदे मातरम का अपमान करके कांग्रेस ने जो पाप किया है वो आसानी से धुलने वाला नहीं है। संसद से पारित कानून को मानने से इनकार करना कांग्रेस को महंगा पड़ेगा। कांग्रेस द्वारा वंदे मातरम का सम्मान करने से औपचारिक रूप से न केवल इनकार करना बल्कि सीधे सीधे विरोध करना अत्यंत दुर्भाग्यजनक और संवैधानिक दृष्टि से बहुत गंभीर विषय है। भारत के संविधान के अनुसार संसद देश का सर्वोच्च संस्थान है और संसद से पारित कोई भी कानून हर व्यक्ति के लिए बाध्यकारी है। यदि कोई इसे मानने से मना करता है तो निश्चित रूप से संविधान के प्रति उसकी निष्ठा संदेह के घेरे में आ जाती है। और यदि राष्ट्रगीत का सम्मान करने से कोई मना करता है तो उसकी देशभक्ति पर भी सवालिया निशान स्वाभाविक रूप से लग जाता है। कांग्रेस 1937 के जिस प्रस्ताव की बात करती है
वह कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की कट्टरपंथी मांगों के आगे नतमस्तक होकर पारित किया था और उसका खामियाजा भविष्य में देश को विभाजन के रूप में झेलना पड़ा था। कट्टरपंथी तत्वों के आगे समझौता करना हमेशा देश के लिए घातक सिद्ध हुआ है और आज कांग्रेस जब कट्टरपंथी तत्वों के आगे उसी प्रकार समर्पण कर रही है, यह देश के भविष्य के लिए मैं मानता हूं यह गंभीर खतरे का संकेत है। मेरा यह भी मानना है कि कांग्रेस का यह निर्णय सर्वथा असंवैधानिक और निंदनीय है, साथ ही राजनीतिक दृष्टि से भविष्य में एक गंभीर संकट को पैदा करने वाला भी है। वंदे मातरम का विरोध करके कांग्रेस ने अपने नासमझी भरे खतरनाक इरादों को देश के सामने बता दिया है। बीजेपी के एक और बड़े नेता रविशंकर प्रसाद ने भी बताया कि जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान हिंसा को लेकर किस किस लेवल पर जांच हो रही है, पुलिस ने कितनी एफआईआर दर्ज की है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया है। रविशंकर ने कहा कि राहुल को सब पता है, लेकिन वंदे मातरम के इशू पर कांग्रेस खिंच चुकी है, इसलिए राहुल गांधी लोगों का ध्यान भटकाने के लिए एक बार फिर स्टूडेंट्स के पीछे छुप रहे हैं। हमारी आशंका है और आरोप दोनों है कि वंदे मातरम पर जो कांग्रेस पार्टी ने स्टैंड लिया उसमें कांग्रेस पार्टी फंस गई है और देश के सामने यह संदेश चला गया है कि कांग्रेस पार्टी जो 37 में थी मुस्लिम परस्ती के दबाव में, वही है 2026 में, जब उस समय के मुस्लिम लीग के दबाव में कांग्रेस पार्टी ने वंदे मातरम के 5 स्टैंजा के बजाय 2 स्टैंजा गाने का निर्णय किया था। इसका भारी विरोध हुआ था। तो ये सब वो फंस रहे हैं, रोज तो फंस रहे हैं, तो ध्यान कैसे बटाया जाए तो अब ये अराजकता कर रहे हैं, इसके हम बहुत ही भर्त्सना करते हैं। जब बीजेपी की तरफ से चौतरफा हमले हुए तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी का बचाव किया। खड़गे ने कहा कि अगर सरकार ने छात्रों से किए गए वादे पूरे किए होते तो ये नौबत ना आती। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछली बार ये वादा किया था कि जांच करके ये बताएगी कि छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया, लेकिन बाद में सरकार अपनी बात से पलट गई, इसीलिए राहुल गांधी को धरना देना पड़ा। जिसके शरीर में सब जो पैलेट बुलेट्स हैं, छर्रे हैं, वो अभी है और गवर्नमेंट ने कहा था जो लोग गलती की है उन पर एक्शन लेंगे। गवर्नमेंट जो कहती है वो करती नहीं। आखिरी में हमको ऐसे स्टेप लेना पड़ता है लोगों के लिए, छात्रों के लिए, हम वो स्टेप ले रहे हैं। मुझे हैरानी है कि पुलिस को एक विक्टिम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कराने में क्या प्रॉब्लम थी, इसमें इतनी देर लगाने की क्या जरूरत थी। राहुल गांधी को एक अच्छा खासा इशू देने की क्या आवश्यकता थी। जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ, जिसे छर्रे लगे वो राहुल गांधी के साथ कई बार दिखाई दिया। पैलेट गन किसने चलाई, क्यों चलाई, किसने आदेश दिया, ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा, लेकिन अब तक तो जांच हो जानी चाहिए थी। ये कोई इतना बड़ा सीक्रेट नहीं है जिसका पता न लगाया जा सके। एफआईआर दर्ज कराने में देरी ने राहुल गांधी को एक अवसर दिया और एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें इसको अपनी भारी जीत बताने का मौका दिया, ठीक उसी तरह जैसे सोनिया गांधी ने बीजेपी को वंदे मातरम का इशू थाली में परोस कर दे दिया। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज झारखंड में छात्रों के आंदोलन को लेकर राहुल गांधी से कई बार सवाल पूछे गए, लेकिन राहुल गांधी ने झारखंड के नौजवानों के बारे में एक लफ्ज नहीं कहा। असल में झारखंड के नौजवान एक बार फिर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। हेमंत सोरेन ने जेपीएससी और जेएसएससी के सारे एग्जाम्स कैंसिल करने का आदेश दिया था, इसलिए जयपाल मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठे छात्रों ने आंदोलन खत्म कर दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी, इसलिए छात्रों ने आंदोलन फिर शुरू करने का ऐलान किया। अब झारखंड के नौजवानों ने सोमवार से सरकारी भर्तियों के एग्जाम में सुधार की मांग को लेकर सिस्टम सुधार यात्रा निकालने का फैसला किया है। छात्रों का कहना है कि उन्हें जो शक था वही हुआ। हेमंत सोरेन की सरकार ने हाईकोर्ट में केस की पैरवी ठीक से नहीं की, अब वो सरकार के झांसे में नहीं आएंगे, अपना आंदोलन तेज करेंगे।
जब माननीय न्यायालय के पास मामला पहुंचा तो 11वीं से 13वीं जेपीएससी, सीडीपीओ, एफएसओ और जेएसएससी सीजीएल को स्टे लगा दिया। इस बात पर जब सरकार को मौका दिया माननीय कोर्ट कि भाई आप बताइए किस आधार पे बिना नोटिस का परीक्षाओं को रद्द किया, क्योंकि कार्मिक विभाग से जब नोटिस जारी करते हुए कहा था कि सीआईटी के जांच में भारी गड़बड़ी पाई गई, तो क्या गड़बड़ी पाई गई जो कार्मिक विभाग का नोटिस में है। जब माननीय हाईकोर्ट में वो बात को रखने के लिए मौका दिया तो वहां पे सरकार मजबूती से क्यों नहीं रखा, वहां पे महाधिवक्ता अनुपस्थित क्यों हुए। तो कहीं न कहीं सरकार का मनसा हम लोग को संदेह लग रहा है और इससे पूरे छात्र परेशान है, हताश है और कहीं न कहीं ठगा महसूस कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को और व्यापक रूप देने के लिए भर्ती व्यवस्था सुधार यात्रा आगामी 24 अगस्त 2024 दिन सोमवार से कर रहे हैं और अगला जो 15 सितंबर को जो अगला सुनवाई है, अगर उस दिन मजबूती से सरकार अपना पक्ष अपना दलील नहीं रखती है तो आगे हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, पूरा झारखंड बंदी करेंगे, पूरा चक्का जाम करेंगे। एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार से छात्र नाराज हैं, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पिटीशन को स्वीकार कर लिया जिसमें एग्जाम में घोटाले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई है। पिटीशन में कहा गया कि सरकारी नौकरियों भर्ती के घोटाले में जो सीआईडी जांच हो रही है उस पर उन्हें भरोसा नहीं है, इसलिए इस केस की जांच सीबीआई के हवाले की जाए। सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। अगर सुप्रीम कोर्ट एग्जाम में घोटालों की जांच सीबीआई को सौंप देगा तो हेमंत सोरेन की मुसीबतें और बढ़ेंगी। अब बात करते हैं कॉकरोच जनता पार्टी की। जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले सीजेपी के लीडर्स अब अगले मिशन में लगे हुए हैं। सरकारी स्कूलों का रियलिटी चेक किया जा रहा है। यह काम महाराष्ट्र में हो रहा है और यह काम राजस्थान में भी हो रहा है। सीजेपी के एक मेंबर आशुतोष रांका राजस्थान के रहने वाले हैं, इसलिए उन्होंने राजस्थान के स्कूलों को निशाना बनाया है, रियलिटी चेक करने के लिए गए हैं। आज आशुतोष के साथी जयपुर के पास रामपुरा गांव के सरकारी स्कूल के हालात का जायजा लेने पहुंचे और जैसे ही गांव के लोगों को पता चला कि सीजेपी के लोग स्कूल का इंस्पेक्शन करने आए हैं तो भीड़ इकट्ठी हो गई। गांव के लोगों ने सीजेपी के सपोर्टर्स का विरोध किया। पहले तो नारेबाजी हुई, फिर सीजेपी के सपोर्टर से वापस जाने को कहा गया। जब ये लोग नहीं माने तो गांव वालों ने आशुतोष और उसके साथियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गाड़ियां तोड़ दी गई। आखिरकार गांव वालों के विरोध के बाद सीजेपी के वॉलंटियर्स को गांव से भागना पड़ा। गांव में हंगामे की खबर मिली तो सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष रांका भी स्पॉट पर पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब बीजेपी का किया धरा है। बीजेपी के गुंडों ने सीजेपी के लोगों पर हमला किया, जिससे राजस्थान के स्कूलों की हालत जनता के सामने ना आ सके। आशुतोष ने कहा कि अगर सीजेपी के सपोर्टर्स पर हमला करने वालों को 48 घंटे के भीतर अरेस्ट न किया गया तो पूरे राजस्थान में सरकार के खिलाफ आंदोलन होगा। हम लोग रामपुरा कंवरपुरा के स्कूल का निरीक्षण करने गए थे। पिछले कई सालों से वो स्कूल भैंसों के तबेले में चल रहा है। मेरे खुद का रेखा जी भी उस वीडियो में है। पिछले साल भी हम निरीक्षण करने गए थे, भैंसों के तबेले में ये स्कूल चल रहा है। वहां पे हम लोग निरीक्षण करने पहले पहुंचे, उसके पहले ही वहां पर उनके लोग भाजपा के गुंडे वहां पर मौजूद थे। हमारे वॉलंटियर्स के साथ पहले मारपीट की गई, मीडिया के सभी साथी वहां पर मौजूद थे, पुलिस को इत्तला की गई। उसके बाद वहां पर हम गए हैं, फिर भी ये लोग नहीं रुके। गाड़ियों के हमारे शीशे देखे आप, शीशे तोड़े गए हैं गाड़ियों के, मारपीट हुई है। एक महिला के साथ पुरुषों ने बदतमीजी की है, उनके साथ मुक्के मारे हैं, उनके फोन तोड़े हैं, मेरी शर्ट फाड़ी गई है। हमारा एक वॉलंटियर अभी गाड़ी में यहाँ पर बैठा है, हमारी टीम के साथी, उनका हाथ तोड़ा गया है। इन लोगों ने ट्यूब में पत्थर रख रखे थे, ट्यूब से पत्थरों से मारा है, शर्ट फाड़ी है। ये देखिए इस तरह के पत्थर है, इस तरह के पत्थरों से तो खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। मदन दिलावर को मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, 48 घंटे का समय है,
ये गुंडे अरेस्ट होंगे, आप ऑर्डर विड्रॉ करेंगे, नहीं तो हम पूरे राजस्थान में अब आंदोलन करेंगे। आज राजस्थान के लोकतांत्रिक इतिहास में काला दिन है। पुलिस को भी हम ये बता देना चाहते हैं कि आपको आज शर्म से डूब मरना चाहिए। पूरा देश, मीडिया ने वहां पर लाइव वीडियो देखा है, पूरा देश आज देखेगा कि जब इस तरह की मारपीट गुंडागर्दी हो रही थी तो राजस्थान पुलिस कहां गायब। आशुतोष रांका राजस्थान के एजुकेशन मिनिस्टर मदन दिलावर के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, इसलिए मदन दिलावर सामने आए। उन्होंने कहा इस्तीफा देने का तो सवाल ही नहीं है। हकीकत यह है कि कांग्रेस और सीजेपी के लोग राजस्थान को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान के लोग इस साजिश को समझ गए, इसीलिए गांव वालों ने सीजेपी के लोगों को दौड़ाया। अगर ये लोग नहीं माने तो इसी तरह मार खाएंगे। जागरूक हो गई, उनके बच्चों को की शिक्षा में व्यवधान पैदा करना कौन बर्दाश्त करेगा, और इसलिए उन्होंने आज विरोध किया है। और जैसा मेरे को जानकारी मिली कि जबरदस्त विरोध किया है, इन्होंने को घुसने नहीं दिया। कांग्रेस मुंह छिपा छिपा कर भागे हैं, कॉकरोच मुंह छिपा छिपा कर भाग रहे हैं, और इसलिए ये अपनी जेब मिटाने के लिए मदन दिलावर का इस्तीफा मांग रहे हैं। मदन दिलावर कुछ भी कहें, लेकिन ये बात सही है कि कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर जिस सरकारी स्कूल में जाना चाहते थे उसकी हालत वाकई में ख़राब है। स्कूल की छत टूटी हुई है, बारिश का पानी छत से टपकता है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, कभी भी गिर सकती है। इसलिए बच्चों की क्लास स्कूल के बगल में एक गाय भैंसों के तबेले में लगती है। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने बताया कि रामपुरा गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे पिछले 2-3 साल से तबेले में बैठकर ही पढ़ते हैं। तबेले में टीन शेड डालकर क्लास का इंतजाम किया गया है। हमारे संवाददाता ने उस तबेले के मालिक से भी बात की जहां सरकारी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। तबेले के मालिक ने बताया कि प्रशासन से स्कूल की बिल्डिंग को ठीक कराने की मांग कई बार की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इसीलिए मजबूरी में तबेले में बैठाकर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा 2.5 वर्ष हो आपका गया। ये? हाँ, हमारा ये तो तबेला है क्या? तबेला ये गाय भैंसे बनती थी, तो इसी में बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं, अब तो ये कमरे हैं, बरसात में ये टीमें तो ये इसमें क्यों पढ़ा रहे हैं, स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? स्कूल में पट्टियां टूटी हुई है। हाँ। कभी भी गिर सकती है, आप देखे नहीं? कब से? इसको तो ये तो 4-5 वर्ष हो गए, पर हमने वो एंगलें लगा दी, पर एंगलों का भी तो विश्वास कोई कुछ कर नहीं रहा है, सही नहीं कर रहा है। सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। गाँव वाले ये देख रहे भाई, देख सरकार ही कुछ कर दे। तबेले में ही पढ़ा रहे हैं? हाँ, तबेले। कांग्रेस इस मामले में इन्वॉल्व है। अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान सरकार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। जो स्कूलों की हालत दिखाना चाहता है उसे पिटवाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। और इसके बाद सचिन पायलट ने भी कहा कि सरकार अपनी नाकामियां छिपाना चाहती है, इसलिए स्कूल कॉलेजेस के वीडियो बनाने और फोटो खींचने पर बैन लगा दिया है। इसीलिए सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ आक्रोश जनता में है, नौजवानों में है, छात्रों में है, और सरकार पाबंद कर रही है। जो सरकार ने नया आदेश जारी किया है कि स्कूलों के अंदर ना तो कोई पत्रकार जा सकता है, ना फोटो खींच सकते हैं, ना खबर छाप सकते हैं। वो चाहते हैं कि हमारी नाकामी को छुपी रहे, और जो बदहाली है स्कूलों में व्यवस्था है, बिल्डिंग जर्जर हो चुकी हैं, इतने बच्चों की मौत हो चुकी है और स्थिति बहुत गंभीर है। बजाय उसको कदम उठाकर सही करने के, ये सरकार ऐसे आदेश जारी करी है, फरमान जारी किया है, तुगलकी फरमान है, और सरकार को वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सही दिशा नहीं है हमारे लोकतंत्र के लिए कि आप ना स्कूल में जा सकते, बिना परमिशन के ना फोटो खींच सकते। वो लोग खबर दबाना और लोकतंत्र और जो आजादी है उसको नष्ट करना चाहती है सरकार। कांग्रेस के आरोपों का जवाब राजस्थान सरकार में मंत्री जवाहर सिंह ने दिया। उन्होंने कहा कि सीजेपी और कांग्रेस दोनों एक हैं। कांग्रेस पार्टी सीजेपी का मुखौटा पहनकर माहौल बिगाड़ रही है, खुद पर हमले करवा रही है और बेवजह सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के ही लोग सीजेपी का मुखौटा पहन करके इस तरह के जगह जगह उपद्रव करने की साजिश रच रहे हैं। कांग्रेस के लोग खुद ही सीजेपी का मुखौटा पहन रहे हैं और खुद ही अपने लोगों पर, अपने ही ऊपर पत्थरबाजी करवा रहे हैं। ये जांच का विषय हम करवा लें। कांग्रेस के लोग सीजेपी का मुखौटा, क्योंकि इनकी कोई सुन नहीं रहा, तो ये संभावना है तलाश रहे कहीं और तरीके से कोई सुन ले। इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। जनता कांग्रेस के लोगों को दौड़ा दौड़ा करके पीटेगी। देखिए, ये तो अच्छी बात है कि कॉकरोच जनता पार्टी के कारण ही सही राज्य सरकारों का ध्यान स्कूलों की तरफ गया है। जगह जगह स्थानीय प्रशासन स्कूली बच्चों की बात सुनने लगा है। कहीं बिल्डिंग, कहीं टॉयलेट, कहीं सड़क, सबका इलाज होने लगा है। ये एक अच्छी डेवलपमेंट है।
इसमें लड़ाई झगड़े और मार पिटाई की कोई जरूरत नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के स्थानीय नेताओं को लगा कि सीजेपी के बहाने कांग्रेस राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रही है, तो इसके लिए तो सबको तैयार रहना चाहिए। विरोधी दल ऐसी हर सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करते हैं, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। राज्य सरकार को इसका जवाब स्कूलों की हालत सुधार करके देना चाहिए। एजुकेशन सिस्टम को लेकर एक हैरान करने वाली खबर आज बिहार से भी आई। बिहार में बीएससी, नर्सिंग और बी फार्मा का रिजल्ट आया। कई कॉलेजेस के 90% स्टूडेंट्स फेल हो गए, तो पूरे बिहार में हंगामा हुआ। पता लगा कि इस बार नर्सिंग के एग्जाम में नकल नहीं हो पाई। ज्यादातर छात्रों ने कॉलेज के मैनेजमेंट को पैसे दिए थे, मैनेजमेंट में पास कराने का ठेका लिया था, लेकिन इस बार नकल नहीं हो पाई। रिजल्ट आया तो फेल हुए स्टूडेंट ने हंगामा शुरू कर दिया। पटना, समस्तीपुर, रोहतास, जहानाबाद समेत कई जिलों में कॉलेजेस के बाहर प्रोटेस्ट शुरू हो गए। प्राइवेट कॉलेज के संचालक कैंपस बंद करके भाग गए। स्टूडेंट्स का कहना है कि कॉलेज मैनेजमेंट ने उन्हें पास कराने की गारंटी दी थी, इसीलिए उन्होंने एडमिशन लिया था। फीस के साथ साथ पास कराने के नाम पर हजारों रुपए अलग से दिए थे, लेकिन मैनेजमेंट ने एग्जाम सेंटर मैनेज नहीं किया, उन्हें नकल नहीं कराई, इसलिए वो फेल हो गए। हम लोग बी फार्मा के स्टूडेंट हैं। हम लोग से बोला गया था कि 12,000 रुपया हम लोग से लिया गया था और बोला गया था कि पूरा मैनेज है और हम आप लोग को पास करा देंगे। ठीक है, अभी 2 दिन पहले हम लोग का रिजल्ट आया है और 17% मात्र लड़का पास है, बाकी सब फेल है। हम लोग लिख कर आए थे 40 पेज 45 पेज, हम लोग को नंबर मिला है 0, 1, 2। अगर ऐसा ही चलना रहता, हमको हमारे एमडी साहब सर बोल देते हैं कि भाई तुम पढ़ के पास करो, हम लोग पढ़ के पास कर लेते। वो पहले हमसे पैसा ले लेते, मैनेज कहा कि हम सब मैनेज करा देंगे, और इस टाइम मैनेज नहीं हुआ और हम लोग यहाँ पे आए हैं और इस टाइम बोल रहे हैं कि तुम सब आतंकवादी हो, तुम सब यहाँ पे नेता बनने आ रहे हो। एक बच्चा से 13-13 हजार रुपये लिए हैं, बताइए कहाँ से अच्छा है। पैसा लिया गया, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं आया, जिसके कारण लोग यहाँ पर मतलब जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब ये बताइए, बिहार में सेशन लेट चल रहा है, 24-28 का सेशन है, अभी तक 5वां सेमेस्टर का एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ पहला सेमेस्टर का रिजल्ट आया। पहला सेमेस्टर का रिजल्ट में ही तकरीबन 90% बच्चे फेल हुए हैं। ये छात्र साफ साफ कह रहे हैं कि वो पढ़ के पास होने नहीं आए थे, वो तो पैसे देके नकल करके इम्तिहान पास करने आए थे। असल में बीएससी नर्सिंग के एग्जाम में कुल 8,880 स्टूडेंट शामिल हुए। इनमें से 4,190 फेल हो गए। बी फार्मा में 5,749 स्टूडेंट शामिल हुए, इनमें से 4,798 फेल हो गए। सिर्फ 950 पास हो सके। इस तरह का हैरान करने वाला रिजल्ट आया बिहार सरकार की सख्ती की वजह से। असल में बिहार के ज्यादातर नर्सिंग कॉलेजेस का एफिलिएशन पहले प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के साथ था। प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही एग्जाम कराती थी, इसलिए नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले नकल का जुगाड़ करके सारे स्टूडेंट्स को पास करा देते थे, इसके लिए बड़े पैसे लेते थे। फिर बिहार सरकार ने सारे नर्सिंग कॉलेजेस को बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी से अटैच कर दिया, तो नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले एग्जाम सेंटर के साथ सांठगांठ नहीं कर पाए। इस बार जब दाव नहीं चला, सरकार ने नर्सिंग कॉलेजेस की परीक्षा के लिए एक ही सेंटर बना दिया। बापूधाम सभागार में सारे स्टूडेंट्स का एग्जाम हुआ, सीसीटीवी कैमरे लगे, स्टूडेंट्स की फ्रिस्किंग हुई, बाहरी लोगों के एग्जाम सेंटर में घुसने पर पाबंदी लगी, सुरक्षा के इंतजाम सख्त हुए, चीटिंग का मौका नहीं मिला, इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट फेल हो गए। और इसके बाद छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी कॉपियों की जांच में गड़बड़ी हुई है, इसलिए अब ये लोग रीचेकिंग की मांग कर रहे हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम जो लिया है ना, तो किसी किसी के स्टूडेंट्स का 3 मार्क्स दिया है, वो लोग 40 पेजेस लिखे हैं, और हालांकि कोई भी 30-40 पेजेस लिखेंगे उसको 3 मार्क्स तो नहीं मिलेगा एटलीस्ट, हालांकि ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है मार्क्स 5-6 नंबर कैसे भी करके, लेकिन ये यूनिवर्सिटी 3 नंबर दी है। सारा नंबर का प्रॉब्लम हो गया है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसी वजह से हम लोग को बोले कि सर लोग कि यूनिवर्सिटी जाओ, जाके चेक करो कि आईडीए का फॉर्म, तुमको अगर प्रॉब्लम है कि पेपर में कि ऐसा सीन है कि तुम्हारा पेपर रीचेक होना चाहिए, तो रीचेक करवाने के लिए सब लोग आए। कुछ यूनिवर्सिटी के प्रॉब्लम से हुआ, कुछ कॉलेज के चलते हुए। कॉलेज मतलब पर एडमिट कार्ड रिलीज करते टाइम इनडायरेक्टली बोला था कि इसे 8,000 रुपया सबमिट करना है सर सेंटर मैनेज, जैसे आप लोग
उसकी चिंता छोड़ दीजिए, जैसे हम लोग का सब चीज़ मैनेज है। हाँ बिल्कुल, हम लोग कॉपी देखना चाहते हैं। हम लोग का कॉपी भी लिखा हुआ था, तो फिर हम लोग मांग करते कि फिर से कॉपी रीचेक हो। नहीं, लिखे हैं, जो आया पूरा भर दिए हैं। पूरा भर दिए हैं, लेकिन नंबर नहीं आया है। जाहिर उस तरह की तैयारी नहीं होगी। जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव में ऐसा तो थोड़ी ना हो सकता कि 10-5 नंबर भी नहीं आ सकता है। जितना ऑब्जेक्टिव बनाया, जैसे कि 10 ऑब्जेक्टिव था, 8 ऑब्जेक्टिव सही है, आया कितना मार्क्स? 9 नंबर आया। के टाइम में बहुत कुछ बोला जाता है कॉलेज में सर कि मेरा कॉलेज में प्रैक्टिकल होता है, मेरा क्या बोलता है, सब चीज़ सेंटर मैनेज होता है, हॉस्पिटल फैसिलिटी है, बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन कुछ नहीं है मेरे कॉलेज में। नहीं हॉस्पिटल का सुविधा है, नहीं कुछ है। मैंने इतने सारे बच्चे फेल हुए, इस पर बिहार हेल्थ साइंस यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर अनिल शांडिल्य ने बताया कि इस बार एग्जाम पूरी ईमानदारी के साथ हुआ, बिल्कुल चीटिंग नहीं हुई, कॉपियों की जांच भी एक्सपर्ट से कराई गई। अनिल शांडिल्य ने कहा, अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसके नंबर कम आए हैं, यूनिवर्सिटी की ओर से कोई गड़बड़ी हुई है, तो वो रीचेकिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। नर्सिंग और बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसमें काफ़ी स्टूडेंट्स जो संज्ञान में है फेल किए हैं। तो यहाँ ट्रांसपेरेंट में के संदर्भ में यही कहना चाहूँगा कि सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। आरटीआई के तरह के आरटीआई एक्ट में कॉपी देख सकते हैं और देखकर अपना मूल्यांकन जो है कि भाई जो हमारे साथ फेयर हुआ या नहीं हुआ। एग्जामिनेशन हॉल से एग्जामिनेशन ये, उसके बाद जो हमारी एग्जामिनेशन सेंटर्स को भी ट्रांसपेरेंट बना दिया। हमने जो कॉपी की जो नेक्स्ट प्रक्रिया होती है, स्कैनिंग हो या वो एक सॉफ्टवेयर के तहत होता है, उसमें किसी को कुछ पता नहीं रहता है, जो मतलब कौन ये इवैल्यूएटर्स हैं कि कौन कॉपी कहाँ इवैल्यूएट, मैं भी नहीं बता सकता जो उसके बारे में मैं नहीं कह सकता। हम लोग जो सॉफ्टवेयर अपडेट लेटेस्ट ये पे काम कर रहे हैं। देखिए, यहां तो ईमानदारी से एग्जाम कराना, चीटिंग को रोकना, फुल प्रूफ सिस्टम बनाना गले पड़ गया। जब पढ़ाई पैसा कमाने का धंधा बन जाती है, जब प्राइवेट कॉलेजेस नकल की गारंटी देकर पास कराने का ठेका लेते हैं और जब चीटिंग नहीं हो पाती, तो ये कड़वा सच सामने आता है। जो बगैर नकल के पास नहीं हो पाते, वो पैसे वापस मांगते हैं और पटना में यही हुआ। जब तक एजुकेशन में बेईमानी के आधार पर चलने वाला काला धंधा बना रहेगा, तब तक ऐसी खबरें आती रहेंगी। लेकिन मैं सरकार की प्रशंसा करूंगा कि उन्होंने कम से कम एक एग्जाम में चीटिंग रोककर, सख्ती करके, नए सिस्टम बना के ईमानदारी से एग्जाम करवाने का फैसला किया। अब यूपी की बात करते हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने नौजवानों से बात की और ये नौजवान थे जापान के स्टूडेंट्स। उनके साथ सेल्फी ली, हंसी मजाक किया, ठाके लगाए और तोहफे भी दिए। असल में आज लखनऊ में ए डायलॉग विद द फ्यूचर, इस प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी शामिल हुए। उनके साथ जापान के 13 स्टूडेंट्स भी योगी से मिलने पहुंचे। योगी ने जापानीज में इन बच्चों का स्वागत किया, लेकिन जापान के स्टूडेंट भी हैरान रह गए। इसके बाद जापानी स्टूडेंट्स ने योगी आदित्यनाथ को गिफ्ट दिए और जापानी भाषा में गाना भी सुनाया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पूजनीय राम जी हैं। इनको आप जापान में इनकी धर्म पत्नी जी को पूछते हैं। बेंजातिन गॉडेस इज वर्शिप्ड इन जापान एंड वी से द लैंड ऑफ लॉर्ड राम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पूजनीय राम जी हैं। इनको आप जापान में इनकी धर्म पत्नी जी को पूछते हैं। इसके बाद यूपी के स्टूडेंट्स ने जापान के स्टूडेंट्स को भगवान राम का भजन सुनाया। कौशल्या दशरथ के नंदन गीत सुनकर जापान के छात्रों ने खूब तालियां बजाई। राम सिया का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र पड़े है शरण में, राम सिया जपते तन मन में। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जापान भारत को सिर्फ
बाजार के तौर पर न देखे, हमारी युवा पीढ़ी एक दूसरे को संस्कृति और सभ्यता के मित्र के तौर पर जाने। योगी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक परंपराएं एक जैसी हैं। भारत और जापान के बच्चे एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। भारत के बच्चों को समय की पाबंदी, टीम वर्क और अनुशासन जापान से सीखना चाहिए। इसके बाद जापान के स्टूडेंट्स ने योगी के साथ सेल्फी ली। योगी ने किसी को भी नाराज नहीं किया, हर स्टूडेंट के साथ अलग अलग तस्वीर खिंचवाई। जापान के लोगों से वाकई में बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जापान के लोगों की सबसे बड़ी क्वालिटी है अनुशासन, लाइन में खड़े होकर प्रतीक्षा की आदत, पब्लिक प्लेसेस में सॉफ्टली बात करना, चाहे सड़क पर हो या ट्रेन में सफाई का ध्यान रखना। इन बातों की हमारे देश में बहुत कमी है। जापान के लोगों को हर समय भूकंप का सामना करना पड़ता है। इसने उन्हें सिखाया है संकट में धैर्य कैसे रखा जाता है। यह भी हमारे देश के लोगों को सीखने की जरूरत है। जापान के लोगों का गुण है पंक्चुअलिटी यानी टाइम पर पहुंचना और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास। अगर ये हमारे देश के लोगों में आ जाए तो हम दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर सकते हैं। जापान के छात्रों से मिलने के बाद योगी पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पुण्यतिथि आयोजित समारोह में पहुंचे। यूपी में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि को हिंदू गौरव दिवस के तौर पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में योगी ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। अखिलेश की तुलना गिरगिट से की। योगी ने कहा कि अखिलेश किसी के सगे नहीं हैं, वो वक्त और मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। मैंने प्रदेश में पिछले 9 वर्ष में 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों की मृत्यु होने पर तीनों के कार्यक्रमों में भाग लेने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और तीनों अलग अलग दल के थे। एक सरदेव बाबूजी हमारी पार्टी के नेता, हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत, उनका दुखद निधन होता है और दुखद निधन के बाद हमारे लिए असहनीय था। प्रधानमंत्री जी सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके दिल्ली से सीधे लखनऊ में आए, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और SGPGI से लेकर के घर तक और घर से अलीगढ़ तक और अलीगढ़ से नरोरा तक अंतिम संस्कार कार्यक्रम में मैं और मेरे कैबिनेट के सभी सदस्यगण उस कार्यक्रम में भागीदार बने। एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जाति अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये। आज योगी ने एक तीर से 2 निशाने लगाए। अखिलेश जो रोज रोज पीडीए का नारा लगा रहे हैं उसमें उन्होंने पाकिस्तान घुसा दिया। और दूसरी बात, अखिलेश यादव आजकल राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को इशू बना रहे हैं, लेकिन आज योगी ने कल्याण सिंह के त्याग की याद दिलाई। कहा कि कल्याण सिंह भी पिछड़े वर्ग से थे, उन्होंने राम भक्तों पर गोली नहीं चलने दी, राम मंदिर आंदोलन के लिए अपनी सरकार कुर्बान कर दी। और अखिलेश यादव ने कल्याण सिंह के निधन पर शोक तक व्यक्त नहीं किया, उन्हें श्रद्धांजलि भी नहीं दी। ऐसे लोगों को न पिछड़ों की बात करने का हक है, न राम मंदिर का मुद्दा उठाने का।
अब देखना यह कि अखिलेश यादव योगी के इस हमले का जवाब कैसे देंगे। अब बात करते हैं अमित शाह की। अमित शाह बंगाल में हैं और सिलीगुड़ी गए। यहां उन्होंने एसएसबी और बीएसएफ के कई प्रोजेक्ट्स की आधारशिला रखी। सिलीगुड़ी में एसएसबी का कैंपस 80 एकड़ में बनेगा। अमित शाह ने कहा कि बांग्लादेश की सीमा पर जल्दी ही फेंसिंग का काम पूरा हो जाएगा, क्योंकि बंगाल सरकार से जमीन मिल चुकी है, काम शुरू हो गया है। अमित शाह ने कहा कि यह सब बंगाल में सरकार बदलने का असर है। वो ममता बनर्जी के सामने रिक्वेस्ट करते रहे, लेकिन न ममता ने जमीन दी, न कभी एसएसबी के प्रोग्राम में आई। अमित शाह ने कहा कि अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार है, जमीन के लिए केंद्र सरकार की चिट्ठी बाद में पहुंचती है, जमीन पहले मिल जाती है। शुभेंदु जी ने एक बात कही कि पहली बार एसएसबी के कार्यक्रम में बंगाल के सीएम को आने का सौभाग्य मिला है। मुझे भी बड़ा आनंद है शुभेंदु जी, मगर मैं इसको थोड़ा सुधार करना चाहता हूं। हम तो पुराने सीएम साहिबा को भी बुलाते थे, वो एसएसबी के कार्यक्रम में आना नहीं चाहती थी। मैं शुभेंदु जी की बुरी प्रशंसा करना चाहता हूं कि जब से वो आए हैं, हमें सीमा सुरक्षा के लिए जो भी सहयोग चाहिए था गृह मंत्रालय को, हम सिर्फ फोन करते हैं, पत्र तो बाद में जाता है, पहले परमिशन मिल जाती है। सरकार के गठन के 45 दिन के भीतर ही 1129 एकड़ भूमि जो हम 2014 से मांगते थे, हमें मिलती नहीं थी, बीएसएफ और एसएसबी के लिए 1129 एकड़ भूमि शुभेंदु जी ने दे दिया। आज सुबह कुछ 29 एकड़ बाकी बचा है। सुबह नाश्ते पर आए तो मुझे लगा चलो उगाही करते हैं, तो बैठने के साथ ही उन्होंने कहा है 29 एकड़ का पैसा भेज दो, दूसरे ही दिन ऑर्डर हो जाएगा। उनको मालूम है जब तक घुसपैठ नहीं रोकती, ना पश्चिम बंगाल सुरक्षित रह सकता है, ना भारत सुरक्षित रह सकता है। हम ममता बनर्जी के हाथ पैर जोड़कर थक गए, मगर हमें भूमि नहीं दी। एक बार उन्होंने आग्रह रखा, मैं उनकी ऑफिस में भी पहुंच गया कि ममता जी, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन नहीं देना है, बीएसएफ को देना है, आप कृपया दे दीजिए। हाँ बोला, मगर गई तब तक नहीं दी। लेकिन ममता बनर्जी की पार्टी के नेताओं ने अमित शाह के आरोप को गलत करार दिया। कुणाल घोष ने कहा, घुसपैठ रोकना होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है। अपनी नाकामी छुपाने के लिए अमित शाह ममता बनर्जी पर बेवजह आरोप लगा रहे हैं। कुणाल घोष ने कहा कि ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जमीन दी थी, टेक्निकल इश्यूज के कारण थोड़ी बहुत जमीन पर विवाद था, इस पर राजनीति करना ठीक नहीं है। होम मिनिस्टर जी, ये अमित शाह जी जो बोल रहा है वो कंफ्यूज कर रहा है, क्योंकि अब देखिए ये जो त्रिपुरा है वो तो डबल इंजन गवर्नमेंट है, तो वहां का तो सेंट्रल गवर्नमेंट और भाजपा स्टेट गवर्नमेंट, तो वहां से क्यों अगरतला स्टेशन से ये रोहिंग्या, ये इलीगल बांग्लादेशी, ये सब पकड़ा गया, क्यों गया? बीएसएफ क्या कर रहे थे वहां पर? तो फेंस होना चाहिए, आपका डबल इंजन गवर्नमेंट। तो ऐसे बंगाल में ममता बनर्जी का गवर्नमेंट बहुत या थोड़ा बहुत टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है, लेकिन आपका अंडर में बीएसएफ है, बीएसएफ का अंडर में पहले 15 किलोमीटर उसका जुरिस्डिक्शन था, अभी वो बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर लिया है। उसके बाद भी आपका फेलियर वो आप पुराना गवर्नमेंट का ऊपर दे रहे हैं। आप सिर्फ अपना फेलियर कंफ्यूज कर रहा है आप पब्लिक को। जमीन मिला था, काम उन्होंने नहीं किया, और थोड़ा बहुत जमीन का जो टेक्निकल प्रॉब्लम था वो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम था, वो सब फ्यूचर टेंस में बोलता है। आपका फेलियर और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हड़ाल करने के लिए, पब्लिक को कंफ्यूज करने के लिए। मुझे याद है ममता बनर्जी ने बीएसएफ को जमीन देने से इनकार तो किया था।
उन्हें अमित शाह की हर बात में कॉन्स्पिरेसी नजर आती थी, डर लगता था। मामला सिक्योरिटी से जुड़ा था तो भी ममता ने टेक्निकल इश्यूज का अड़ंगा लगा दिया था। उन्हें लगता था बीएसएफ को जमीन दे दी तो कहीं कोई खेला ना हो जाए। अब शुभेंदु अधिकारी प्रोएक्टिव हैं। भारत की सीमाएं अब पहले से ज्यादा सुरक्षित हैं। अब आपको दो ऐसी खबरें दिखाता हूं जिन्हें सुनकर आप चौंक जाएंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि हमारे सिस्टम में बहुत सारे ऐसे ईमानदार अफसर हैं जो अपने ही विभाग के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने में संकोच नहीं करते। पहली खबर बिहार के गोपालगंज से है। गोपालगंज में जादवपुर थाने के एसएचओ ने गांजे के केस में कुछ बेकसूर लोगों को पकड़ा। 36 घंटे थाने में रखा, झूठा केस बनाया, दलाल के जरिए 1,80,000 रुपए की वसूली की और जब पैसा मिल गया तो 5 बेकसूर लोगों को छोड़ दिया। पुलिस के चंगुल में फंसे एक गरीब ने गांव के साहूकार से 10% ब्याज पर पैसा लेकर थाना इंचार्ज तक पहुंचाया, तब उसे छोड़ा गया। इस मामले की भनक गोपालगंज के एसपी विनय तिवारी को लगी। एसपी ने अपने लेवल पर जांच कराई और शिकायत सही पाई तो विनय तिवारी ने मामले को दबाया नहीं, अपने महकमे के करप्ट अफसरों की कारगुजारी कैमरे के सामने खुलकर बयान की। कि जब ये रेड हुई तो एसएचओ जादवपुर गए थे, उनके साथ थाना के जो चौकीदार थे, चालक था और 1-2 लोग और थे उस टीम में जो गए थे रेड करने। जब रेड करने ही लोग गए तो गांजा इनको बरामद हुआ, ये लेकर के अपना अभियुक्त को लेकर के आ गया। लेकिन उसी समय वहां पर कुछ बेतिया से लोग आए थे जो कि गाय खरीदने के लिए आए थे, जिनका इस मामले से कोई लेना देना नहीं था। जहां पर गांजा बरामद हुआ वहां से करीब 50 मीटर की दूरी पर था। वो लोग अपना काम कर रहे थे तो इनको शक हुआ कि बेतिया से, चूंकि इधर गांजे का जो एक कारोबार है वो बेतिया और गोपालगंज के बीच का मंगलपुर ब्रिज के थ्रू होता है, ऐसी सूचनाएं मिलती रहती। तो थाना प्रभारी को शक हुआ तो ये लेकर के आए उन लोगों को। थाना पर लाने के बाद उनसे पूछताछ के क्रम में तो स्पष्ट हो गया कि ये लोग तो गाय खरीदने बेचने का कार्यक्रम कर रहे थे, इसमें तो कोई गांजा जैसी बात भी नहीं है। लेकिन इनके द्वारा, थानाध्यक्ष के द्वारा करीब 36 घंटे तक उनको उसमें रखा गया। उसके बाद एक प्राइवेट दलाल है जिसका नाम राजू यादव है, उसके माध्यम से थाना प्रभारी ने सभी से संपर्क कराया, जो लोग थाना में आए थे उनके परिजनों से, और पैसे की अनुचित मांग की गई। पैसे की मांग होने के बाद सब लोगों ने अलग अलग तरीके से पैसे की व्यवस्था की। राजू यादव तक वो पैसे पहुंचाए गए और थाना के सामने कुछ दुकान वगैरह भी हैं, उनके पास वो पैसे पहुंचाए गए। जब वो पैसे पहुंचे, थाने में कोई स्टेशन डायरी की एंट्री भी नहीं हुई इसकी, और पीआर बॉन्ड पर इनको 36 घंटे बाद छोड़ा गया पेमेंट के बाद। इसमें दुख की बात यह है कि जो एक जितेंद्र नाम के व्यक्ति हैं, उन्होंने तो मार्केट से उठा करके पैसा दिया था। मतलब उनके पास पैसा था नहीं तो उन्होंने अपने छूटने के लिए मार्केट से 10% इंटरेस्ट पे उठा करके पेमेंट किया। इसके बाद एसपी विनय तिवारी ने थानाध्यक्ष अनिल राम, चौकीदार महेंद्र यादव, ड्राइवर राकेश कुमार और दलाल राजू यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई। चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। विनय तिवारी ने यह भी बताया कि बेकसूर गरीबों से वसूली करने वाले अफसरों के खिलाफ उनके पास क्या क्या सबूत हैं। तो इसमें सारे साक्ष्य मिले हैं। स्टेशन डायरी की थाना में कोई एंट्री नहीं है, ऑफिशियल रिकॉर्ड में कहीं एंट्री नहीं है कि इनको पकड़ के लाए गए। छोड़ने का पीआर बॉन्ड का इन्होंने एंट्री है, चूंकि इन्होंने 4 लोगों को छोड़ा है। और छोड़ने के बाद थाना का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें भी आया हुआ है। ऑफिशियली थाना में सीसीटीवी फुटेज लगा होता है, उसमें भी दिख रहा है कि 36 घंटे तक रखा हुआ है। 8 जुलाई से 9 जुलाई के बीच ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो जब मेरे सूचना हम लोगों तक आई तो डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में टीम बनाई। उस टीम ने जब पूरी छानबीन की तो स्पष्ट हुआ कि ये तो आपराधिक कृत्य है। इसलिए थानाध्यक्ष जादवपुर, एक चौकीदार, उनके साथ एक ड्राइवर, थाना का ही ड्राइवर, और एक प्राइवेट दलाल जिसका नाम राजू यादव है, इन 4 लोगों को तत्काल हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के क्रम में इन लोगों ने स्वीकार भी किया कि ऐसे हुआ था। और जब ये घटना हुई तो 8 से 9 के बीच में जब ये छोड़ना था तो थाना प्रभारी उस दलाल से लगातार फोन से संपर्क में थे। ये भी टेक्निकल साक्ष्य आए हैं कि लगातार फोन पे बात कर रहे, जिससे पुष्टि हो रही है कि जब दलाल के पास पैसे पहुंच गए तो इनके पास फोन आ गया। उसके बाद इन्होंने उसको छोड़ दिया। और भी महत्वपूर्ण साक्ष्य इसमें मिले हुए हैं। तो इन सभी चारों जो अभियुक्त हैं इस केस में, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। भ्रष्टाचार अधिनियम में एफआईआर दर्ज करके हमारे एसडीपीओ सदर 2 हैं सदवलिया, उनके वो अनुसंधान करता है और वो चारों लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। गोपालगंज की घटना सबूत है इस बात का कि लोकल पुलिस किसी गरीब आदमी को कितनी बुरी तरह फंसा सकती है। पर इसकी पॉजिटिव साइड यह है कि नए जमाने के बड़े पुलिस अफसर ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करते,
तुरंत एक्शन लेते हैं, वो गरीब की बात सुनते हैं, अपने जूनियर अफसरों की बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करते, इसीलिए एक्शन हो पाया। पुलिस के करप्शन का एक और केस आपको बताता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने आज भ्रष्टाचार के आरोप में कटनी के डीएसपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। डीएसपी को सस्पेंड करके उसके खिलाफ जांच शुरू करवा दी। असल में कटनी की डीएसपी नेहा पच्चीसिया पर आरोप है कि उन्होंने मर्डर के एक आरोपी से वसूली की। आरोपी की 82 लाख की जमीन सिर्फ 18 लाख में अपने परिचित के नाम करा दी। इस केस की शिकायत मिली तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने नगर पुलिस अधीक्षक नेहा पच्चीसिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए। नेहा को सस्पेंड करके उनका ऑफिस सील कर दिया गया है। मामला कुठला थाने में हुए एक मर्डर केस से जुड़ा है। इसकी जांच डीएसपी नेहा पच्चीसिया के पास थी। उन्होंने इस मामले में आकाश लोधी को अरेस्ट करके जेल भेज दिया। आरोप है कि नेहा ने जमानत दिलाने के एवज में उसके परिवार पर प्रेशर क्रिएट किया, रिश्वत की मांग की। आरोपी के परिवार के पास पैसा नहीं था तो डीएसपी साहिबा ने मर्डर के आरोपी की 82 लाख रुपए की जमीन सिर्फ 18 लाख रुपए में अपने परिचित मारूफ अहमद के नाम करा ली। जमीन का भुगतान नेहा पच्चीसिया के करीबी क्षितिज राज के अकाउंट से किया गया। जमीन नाम होने के बाद नेहा पच्चीसिया ने मर्डर केस में चार्जशीट पेश नहीं की। आकाश लोधी को डिफॉल्ट बेल मिल गई और इसके बाद आकाश लोधी ने डीजीपी से पूरे मामले की शिकायत की। आकाश लोधी ने आरोप लगाया कि जमीन का सौदा 1 करोड़ 7 लाख रुपए में हुआ था। इसकी रजिस्ट्री सिर्फ 18 लाख 20 हजार में कराई गई, लेकिन उन्हें 15 लाख रुपए ही दिए गए, बाकी 92 लाख रुपए उन्हें नहीं मिले। जांच में शिकायत सही पाई गई और डीएसपी के खिलाफ एक्शन हो गया। इस मामले में नेहा पच्चीसिया के रीडर, ड्राइवर और गनमैन को सस्पेंड किया गया है। मामले में लापरवाही करने वाले 2 सब इंस्पेक्टर्स भी सस्पेंड किए गए हैं। कटनी में भी पुलिस ने लूटा, रिश्वत मांगी, हैरेसमेंट किया। अच्छी बात है कि चीफ मिनिस्टर के लेवल से एक्शन हुआ और जब ऐसे मामलों में तुरंत एक्शन होता है तो जनता का भरोसा बढ़ता है। आज हैदराबाद में एक सांसद के बेटे ने अपनी 5 करोड़ की कार से एक मासूम लड़की को कुचल दिया। इस एक्सीडेंट में लड़की की मौके पर ही मौत हो गई, लेकिन एक्सीडेंट करने वाले संजुश को थाने से ही जमानत पर छोड़ दिया गया। यह घटना हैदराबाद के माधापुर इलाके में हुई। 26 साल की भारती लाइफस्टाइल स्टोर में काम करती थी। वो अपनी दोस्त के साथ लंच करके लौट रही थी। सड़क क्रॉस करते समय तेज रफ्तार गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी। भारती ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जिस एस्टन मार्टिन से उन्हें टक्कर मारी गई, उस कार की कीमत भारत में 5 करोड़ से ज्यादा है और कार को 21 साल का लिंगामनेनी संजुश चला रहा था। संजुश के पिता लिंगामनेनी रमेश जनसेना पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं। हादसे के बाद पुलिस ने संजुश का अल्कोहल टेस्ट कराया, लेकिन रिपोर्ट नेगेटिव आई। पुलिस ने गाड़ी तो जब्त कर ली, लेकिन जिस धारा में केस फाइल किया था उसमें थाने से ही बेल मिल जाती है, इसलिए संजुश को जमानत पर छोड़ दिया गया।